हेलो स्टूडेंट। तो अब इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ अ फाइनाइट साइज। मतलब किसी भी फाइनाइट साइज का एक कंडक्टर लिया गया है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो करवाई गई है या वो कंडक्टर जो है वो करंट कैरिंग है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो उसके लिए सबसे पहले इसका डायग्राम समझेंगे, फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन समझ लेंगे और समझेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या आता है। तो उसके लिए सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर ये एक वायर है जो फाइनाइट साइज का है, जिसको नेम दिया गया है एक्स वाई, और इस वायर में आई करंट फ्लो हो रही है और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी कंसीडर किया है। इसी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैलकुलेट करके निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस वायर के दोनों एंड को इस पी पॉइंट से मीट करा देंगे। उसके बाद जैसे बायो-सेवर्ट लॉ ने एक किसी भी शेप के वायर में एक स्मॉल पार्ट कंसीडर किया था और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, उसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर की निकाली थी, वैसे ही यहाँ पर करेंगे। ये जो एक्स वाई स्ट्रेट वायर है उसका एक स्मॉल एलिमेंट ले करके उसकी हेल्प से पूरे एक्स वाई वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सपोज ये है स्मॉल एलिमेंट जिसमें आई करंट है और इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है डीएल, और इस स्मॉल एलिमेंट को नाम दे दिया ई एफ, और इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, इसे नाम दे दिया जी। ये एंगल हो जाएगा थीटा और ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। यहाँ पर क्यू नाम दे देंगे पॉइंट को। अब क्योंकि ये एक स्मॉल पार्ट था, इसकी लेंथ डीएल थी, तो इसका एंगल हो जाएगा डी फाई, और ये जो एंगल होगा इसको ले लेंगे फाई, और यहाँ पर हो जाएगा ये वाला फाई वन, और ये वाला पूरा हो जाएगा फाई टू। तो ये कुछ इसके मेन पॉइंट थे डायग्राम के, उनके बारे में समझ लिया है। अब इसमें कुछ जो मेन पॉइंट हैं डायग्राम से रिलेटेड जो कुछ मेन पॉइंट हैं उनको लिख करके पहले समझ लेंगे। पी क्यू जो है वो है आर, और जो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया था वो था ई एफ, उसकी लेंथ थी डीएल। अब
यहाँ पर लेट आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। डायग्राम में थोड़ा सा आर को और हाईलाइट कर लेंगे, ये होगा आर वेक्टर। लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एलिमेंट, जो स्मॉल एलिमेंट है उससे आर वेक्टर लिया गया है पी पॉइंट तक का, टू द पॉइंट पी। अब यहाँ पर कुछ एंगल जो बनाए थे डायग्राम में उनको यहाँ पर लिख लेंगे जो डेरिवेशन में हेल्प करेंगे। तो एंगल ई पी क्यू था फाई, और एंगल एफ पी ई है डी फाई, एंड एंगल ई एफ पी है थीटा। और यहाँ पर ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो था ई जी इज अ परपेंडिकुलर ऑन फ्रॉम ई ऑन एफ पी पर ई से ई जी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। अब इसमें बायो सेवर्ट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो बायो सेवर्ट लॉ था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एंगल है आइडियल और आर वेक्टर के बीच का, वो एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और यहाँ साइन थीटा की जगह उसी 180 माइनस थीटा को रख करके सॉल्व करना है। तो यहाँ बता देंगे द एंगल बिटवीन वेक्टर आइडियल एंड आर वेक्टर इज 180 माइनस थीटा। सो हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 180 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ से हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको डाल देंगे इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल EFG and PEG we have तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो डायग्राम में आपको देखने को मिलेंगे, या डायग्राम में एक बार समझा देंगे। ये है EFG और दूसरा है PEG। इन दोनों ट्रायंगल से यहाँ पर EG की वैल्यू निकालेंगे, और उस वैल्यू का यूज आगे करना है डेरिवेशन को जब सॉल्व करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे उसके लिए। तो वैल्यू निकालते हैं सॉल्व करके EG की। EG क्या है, एक परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर साइन थीटा लगा लेंगे और इसको फाइंड करेंगे। तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर था EG, हाइपोटेनियस है यहाँ पर EF, तो यहाँ से आ जाएगा EG इज इक्वल टू EF साइन थीटा, और EF की वैल्यू डायग्राम में है DL, तो यहाँ से EG की वैल्यू को लिख सकते हैं DL साइन थीटा। ये हो गई इक्वेशन 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये डेरिवेशन थोड़ा सॉल्व करने में लॉन्ग हो जाता है, तो ये डेरिवेशन हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। अब हो जाएगा साइन डी फाई, दूसरे ट्रायंगल में जब लगाएंगे तो साइन डी फाई इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये हो जाएगा EG अपॉन EP। यहां से जब EG निकालेंगे तो हो जाएगा EP साइन डी फाई, और EP है डायग्राम में R, तो हो जाएगा R साइन डी फाई। अब क्योंकि डी फाई बहुत ही स्मॉल एंगल है, इफ डी फाई इज वेरी स्मॉल एंगल, देन डी फाई देन साइन डी फाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा डी फाई के। देन EG को लिख सकते हैं R डी फाई। अब यहाँ पे ये हो गई इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 और 3 दोनों में EG की वैल्यू निकाली है, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वेट कर लेंगे, तो आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट हमें मिलेगा यहां से DL साइन थीटा इक्वल टू R डी फाई। तो जो बायो सेवर्ट वाला इक्वेशन सॉल्व हुआ था उसमें DL साइन थीटा की जगह आप रख देंगे R डी फाई, तो हो जाएगा DB इज इक्वल टू, या यहां ऐसे लिख देते हैं, नाउ इक्वेशन 1 विल बी, नाउ इक्वेशन 1 विल बी, इक्वेशन 1 हो जाएगी DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डी फाई अपॉन R, क्योंकि यहाँ पर DL साइन थीटा की जगह R डी फाई जब रखा जाएगा और अपॉन में R स्क्वायर था, तो एक R से R कैंसिल, तो बचेगा I डी फाई अपॉन R। अब यहाँ पर फिर से एक ट्रायंगल का यूज करेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल EQP, और उससे निकालेंगे यहाँ पर जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू, तो उसके लिए लगा देंगे cos फाई, जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है QP, हाइपोटेनियस है EP, तो यहां से आ जाएगा cos फाई इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, यहां से स्मॉल r इज इक्वल टू आ जाएगा R अपॉन cos फाई। इस स्मॉल r की वैल्यू ऊपर यूज करेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डी फाई अपॉन में R अपॉन कॉस फाई रखेंगे, कॉस फाई ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब बस इसको, इसके लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो इस इक्वेशन को कर देंगे इंटीग्रेट लिमिट लेकर के, और सॉल्व कर लेंगे इसको आगे। मैग्नेटिक फील्ड फॉर होल कंडक्टर इज
तो हो जाएगा B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस φ1 टू φ2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R cos फाई डी फाई। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटीग्रेशन माइनस φ1 टू φ2 cos फाई डी फाई। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई I अपॉन R, ये बचेगा sin फाई φ2 φ1। अब लिमिट ले लेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इन ब्रैकेट साइन φ2 माइनस साइन माइनस φ1 साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा ये दोनों माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन φ2 प्लस साइन φ1। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें कंडीशन एक लगा करके समझेंगे आगे। इफ द कंडक्टर XY इज अ लॉन्ग, देन अगर XY कंडक्टर लॉन्ग है तो यहाँ से ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएंगे। φ1 इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90। देन साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब 2 से इस 4 को काट देंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। या यहाँ से रिजल्ट निकल आएगा कि किसी भी फाइनाइट साइज का वायर है और अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड उस वायर की जो डिस्टेंस होगी R उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। ये हो जाएगा R, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था बायो सेवार्ट लॉ की हेल्प से किसी भी फाइनाइट साइज के कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं वो निकाल लिया है। तो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। तो उसके लिए एक ये डायग्राम, ये कोई भी सर्कुलर लूप है जिसमें आई करंट फ्लो कराई जा रही है और ये आई करंट फ्लो करके ऐसे वापस आएगी। और इस सर्कुलर लूप का सेंटर है O और इस सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ होगी dl। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी B। अब इसमें बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से एक जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी वजह से सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसके बाद पूरे सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। तो बायो सेवर्ट लॉ,
तो बायो-सेवर्ट लॉ होता है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा डायग्राम में ही शो हो रहा है 90 डिग्री है और यहाँ से साइन 90 हो गया 1, देन इक्वेशन हो जाएगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर पूरी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे सॉल्व करेंगे और उसके लिए इस इक्वेशन को कर लेंगे इंटीग्रेट। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड B at O due to entire coil मीन्स पूरी कॉइल की वजह से। तो इसको करेंगे इंटीग्रेट तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर है कांस्टेंट, इसे निकालेंगे बाहर और dl का कर लेंगे इंटीग्रेशन और यहाँ पर बचेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन dl होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी इस पूरी कॉइल की सरकमफेरेंस, मतलब ये जो कॉइल है वो सर्कुलर है और सर्कुलर पाथ या सर्कुलर कॉइल की जो डिस्टेंस होगी वो उसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी और सर्किल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू डिस्टेंस या circumference of coil। तो आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो बचेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। तो ये आ गई किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है उसके सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पर जो सर्कुलर लूप है या जो सर्कुलर कॉइल है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं या n फेरे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा इफ सर्कुलर कॉइल हैज n टर्न्स देन जो फॉर्मूला आया था उसी में n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई अपॉन 2 आर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी और जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से होगी उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगी। ओके, थैंक यू। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।